चलो, नमस्कार। इतना तो शुक्र है आप मान रहे हो कि हम कांग्रेस के साथ ही हैं। जाहिद भाई शुरू हो गया। नमस्कार दर्शकों। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल के, जो चीरा तो एक कतरा एक खून निकला। आज गुलाम नबी आजाद, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पार्टी घोषणा कर दी है। पार्टी का नाम रखा है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। पार्टी में भी अपना नाम इनकॉर्पोरेट जरूर किया है, पार्टी का झंडा भी बना दिया है, और ये भी कहा है कि 50% जो सीट्स होंगी यूथ और फीमेल्स के लिए आरक्षित होगी। चर्चा करेंगे। जाहिद सरफराज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, आजाद गुट के हैं, यहाँ जी कहिए कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से हैं, और साहिल शर्मा फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी। साहिल जी, धन्यवाद आप सर। बताइए कि इस पार्टी का क्या स्कोप आपको नजर आता है। विनोद जी नमस्कार। साहिल जी क्या। और आप, नमस्कार नमस्कार। हाँ, आपके दर्शकों का भी मैं आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, जी मैंने जो बात पहले भी कही है कि एक भारत सरकार का नया प्रयोग है, जो प्रयोग हम आज जो यहाँ देख रहे हैं। पहले भी भारत सरकार ने यहाँ दो प्रयोग किए थे, जिन प्रयोग से उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये अंत में किया गया उनका ये जो आजाद साहब के रूप में जो जो प्रयोग है, वही जो है वो हम सबके सामने है। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी है, और जिस लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, उस टेस्ट के बाद उसका रिएक्शन देखा जाता है, और उस रिएक्शन के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। तो जो दिल्ली है, जो दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत ने अपना एक और जो प्रयोग किया है यहाँ पर, लेकिन जम्मू कश्मीर की, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर कई मायनों में पिछड़ा राज्य हो, जम्मू कश्मीर टेररिज्म से पीड़ित राज्य हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, बड़ी पॉलिटिकल समझ को रखते हैं, और वो जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है। किस पार्टी का हाथ जो है, किस लीडर का हाथ जो है वो आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड है, कल तक हमारे ही पार्टी में थे, आज वो हमारी पार्टी को छोड़कर चले गए, हमारी पार्टी को तोड़ा है उन्होंने, हमारी पार्टी के लोगों को भी साथ लेकर गए हैं वो। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रयोग को जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी बुद्धिमान, इतनी इंटेलेक्चुअल है कि वो ये फैसला कर सके कि कौन सी चीज उनके पक्ष में है और कौन सी चीज उनके पक्ष में नहीं है, और इसका इसका जो जवाब है वो भी आने वाले समय में जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम देगी। जिस तरह का रिएक्शन, जिस तरह का असर जो पहले दो प्रयोग यहाँ किए गए उन लोगों को मिल रहा है, जमीन की हकीकत, जमीन की सच्चाई वो जानते हैं, जिसका फीडबैक जो है वो दिल्ली में भी जाता है, उसी तरह का फीडबैक जो है आने वाले समय में आप देखेंगे वो दिल्ली में पहुंचेगा। जो लोग बड़े गाजे बाजे के साथ आज जो है वो बारात के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो बड़ी जल्दी उनको जो है जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो उन्हें अपनी असलियत से जो है वो रूबरू करवा देगी। जाहिद साहब, इन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रयोग है, ये एक और दिल्ली का प्रयोग है। इन्होंने हिंट दिया है कि पहले अल्ताफ बुखारी, उसके बाद सजाद गनी लोन, और अब आजाद साहब, ये दिल्ली का एक प्रयोग है। क्या ये सफल हो पाएगा? ये साहिल शर्मा का कहना है, असल ये कांग्रेसियों का कहना है। आज आज गुलाम नबी आजाद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, जिसमें सारे सीनियर लीडर्स और जितने भी हमारे आजाद साहब की टीम के जितने भी सीनियर साथी थे यहाँ पे, पार्टी का नाम जो है वो घोषित कर दिया गया हुआ है, ऐलान हो गया उस पार्टी के नाम का। डेमोक्रेट आजाद पार्टी जो है, पार्टी का नाम घोषित किया गया है। उसका झंडा भी जो है आज आपने मीडिया के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने देखा होगा। और उस झंडे में तीन कलर्स जो हैं, एक अपना व्हाइट और एक ब्लू कलर का झंडा जो है वो सामने आ गया है। और रियासत जम्मू व कश्मीर की ये एक बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन नवरात्रे का दिन, पहला नवरात्रा है। पूरे पूरे देशवासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। और सबसे आज इस पहले रोज में जो इस पार्टी का जो आपके सामने जो रियासत जम्मू व कश्मीर में पार्टी जो है सामने आई है, इस पार्टी से रियासत जम्मू व कश्मीर की आप इमीडिएटली पहले ही कहा था कि आजाद साहब जब जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना हुए थे कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर, तो उस जो आपने देख लिया था रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का रुझान, क्योंकि वो जानते थे,
वो ये पहली बार है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग आजमाए हुए को आजमाना चाहते थे, क्योंकि आजाद साहब के 2.5 साल का कार्यकाल जो है वो रियासत जम्मू और कश्मीर की एक मिसाल थी, हिंदुस्तान की एक मिसाल थी जो दुनिया में पेश की जा सकती थी, और हिंदुस्तान पेश भी की है कई जगह पे। रियासत जम्मू और कश्मीर तो जो एक मॉडल बना था वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बनाया था, तो लोगों ने उस आजमाए हुए को आजमाने के लिए अपना सब कुछ सामने लाया, और लोग जिस तरीके से जन सैलाब की शक्ल में सामने आया वो आपके सामने था। और आज फॉर्मल अनाउंसमेंट पार्टी की जो है, आजाद साहब ने आज फॉर्मल अनाउंसमेंट की है पार्टी की, और पार्टी का नाम जो है वो खुद से ही दर्शाता है, कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, ये खुद से ही दर्शाता है कि जो नाम ही है वही जो है उस पार्टी की, उस शख्स की सोच जो है आप नाम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन साहिल जी ने जो आरोप लगाया है कि ये दिल्ली का नया प्रयोग है, उस पर आपने कोई बात नहीं की। मैं साहिल जी की बात को इसलिए सीरियस नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनका दुख बनता है, क्योंकि आज उनका परिवार हम दो हमारे दो, कांग्रेस का जो स्टेटमेंट है वो हम दो पे जो है वो खत्म हो, मुझे पूरा अंदाजा है, और मैं उनके दुख को इस समय उसके दुख को खरीदना नहीं चाहता हूं। हम कोशिश करेंगे कि आप अच्छी नीतियों पे आओ, जो आजाद साहब आपके लिए नीतियां, जो आजाद साहब आपके लिए मसाले छोड़ गए हैं, अगर उन मसालों को आप दोबारा अपनाओगे तो हो सकता है कि आपका परिवार बढ़े। अलबत्ता इस वक्त मैं उनके जख्मों को खरीदना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वो परिवार आज सिमट के हम दो हमारे दो तक ही महदूद रह गया हुआ है। मुझे उनके साथ पूरी उनके हमदर्दी भी है, और जो भी वो बात करते हैं, ये जो बात है इसको मैंने आपको पहले ही कहा कि इससे बड़ी शेयर फ्रस्ट्रेशन और क्या सकती है। कांग्रेस पार्टी आज रियासत जम्मू और कश्मीर में क्या रह गई है? तो इंपोर्टेड लोगों की पार्टी रह गई है। दो बंदे जो आपके लीडर सामने रख रहे हो, एक पार्टी से इंपोर्ट करके लाया हुआ, दूसरा दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करके लाया हुआ है। तो ये पूरी ये कटोरी जो है, मैंने आपको कहा ना, हम दो हमारे दो, और आप देखोगे भी तो दो पार्टी के पुराने और दो जो नए आपने इंपोर्ट करके लाए हुए, ये दो और दो चार ही बचे हुए हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जायज है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो है अब इनकी आवाम सुनेगी नहीं सुनेगी वो तो आपके सामने ही है। लेकिन आज जो आपके सामने जो आजाद साहब का, जैसा साहिल जी से जान लेते हैं। साहिल जी, पार्टी दो लोगों तक महदूद रह गई है, हम दो हमारे दो, जाहिद साहब का कहना आप कह रहे थे। मैं समझा नहीं हूं कि जाहिद साहब किन दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं? अगर तो दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं तो 40 साल उसी परिवार की वजह से, उन्हीं दो लोगों की वजह से 45 साल का ये लंबा सफर है। और जम्मू कश्मीर में किन दो लोगों की बात कर रहे हैं, और मान भी लिया। आजकल मैं देख रहा हूं कि इनके टारगेट में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनके टारगेट में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट हैं। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, एक पूरी प्लानिंग की तहत जिस तरह से हमारे नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन हमारी नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन इनकी दिखाती है। मैं बात करूंगा विनोद जी कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि भाई मैंने रेलवे स्टेशन में चाय बेची, और मैंने चाय बेचने से जो है वो सफर जो है वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद तक का सफर तय किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये दिखाता है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं। कांग्रेस ने यहां शासन किया तो कांग्रेस ने लोकतंत्र की ऐसी संरचना, ऐसा सिस्टम यहां बनाया कि एक चाय वाला भी जो है वो देश का प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी, ये कांग्रेस पार्टी के 70 साल के शासन का नतीजा था। और दूसरी तरफ आप देखिए, मैं भी आज थोड़ी सी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी जिसमें आजाद साहब ने खुद भी कहा, देखिए समझदार व्यक्ति हैं, बड़ा लंबा अनुभव है उनका राजनीति का। हाँ, इस समय यह है, हमें दुख है इस बात का कि 40 साल सेकुलरिज्म का मुखौटा उन्होंने पहनकर रखा, 40 साल की राजनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्होंने की, लेकिन आज सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए, अपने प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर उनकी गोद में बैठ चुके हैं। लेकिन आप देखें कि उन्होंने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में
कि भैया हमें जो है वो एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। लेकिन दुख होता है कि पिछले अगर आप 15 दिन से 20 दिन से अगर आप देखें कि ये क्या आरोप लगा रहे हैं। छोड़िए अभी दिल्ली की बात, दिल्ली दूर है, दिल्ली की बात मैं अभी नहीं करूंगा। वो जो टास्क दिया गया है आदरणीय रिस्पेक्टेड गुलाम नबी आजाद साहब को, जम्मू कश्मीर में जाकर जो जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, आज वो भी उसका मोहरा बनकर यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो जो टास्क उन्होंने उनको दिया है, सुनिए मैं विनोद की बात आपकी कंप्लीट कर दूं कि उन्होंने जो टास्क दिया है उस टास्क की शुरुआत देखिए कैसे हो रही है कि पूरी की पूरी जो ये जो गुट साथ लेकर गए थे, ये जो आजाद समर्थक लॉबी कांग्रेस में रहते हुए तैयार की थी, वो दो लोगों को टारगेट कर रही है, गुलाम अहमद मीर साहब को, वकार रसूल वानी साहब को। अच्छा, अब टारगेट किस बात पे कर रही है? टारगेट ये इस बात पे कर रही है कि वकार रसूल जो था वो फ्रूटी बेचता था, वो कोको कोला का काम करता था, हमने उसको यहां से उठाया। मीर साहब के लिए कहते हैं कि भाई हमारे आदरणीय रहे कैप्टन सतीश शर्मा जी उनका कुक था। तो बताइए यार मुझे कि फ्रूटी बेचना, कोको कोला बेचना क्या कोई गुनाह है? क्या कोई गरीब का बेटा, क्या कोई गरीब का मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो है वो क्या बड़ी पोजीशन पर नहीं आ सकता? अरे राजनीति कीजिए, मुद्दों की राजनीति कीजिए। मैं राजनीति करूं, मैं आपको रोकूंगा, 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको। जुनेद हाशमी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। जुनेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 विनोद जी बताइए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलबाब क्या लगता है आपको, और क्या लगता है इस पार्टी का फ्यूचर, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का? हेलो जी जुनेद, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लबोलबाब से आप क्या सोचते हैं कि इस पार्टी का क्या फ्यूचर होगा? जहां तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, गुलाम नबी आजाद के दाएं और बाएं वही सब लोग थे जो सब लोग गुलाम नबी आजाद के साथ उस समय भी थे जब कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद थे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से निकल गए तो वो सारे का सारा धड़ा उनके साथ ही निकल गया। सारे के सारे धड़े के निकलने के बाद अब अगर इस समय स्थिति ये है कि गुलाम नबी आजाद ने एक तो ये साफ कर दिया कि पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी है, ये नेशनल पार्टी वाली बात है नहीं। दूसरा, ये पार्टी का नाम रखा गया है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। तो विनोद जी आपको यहाँ याद कराऊंगा कि अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पार्टी का नाम था जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। इन्होंने फ्रीडम को आजाद कर दिया और पार्टी। जुनेद जी आप कैमरे से जी। अब जाहिर सी बात है गुलाम नबी आजाद ने पार्टी बनाई है, आने वाले दिनों में देखना होगा ये कि कितने लोग और इनके साथ जुड़ते हैं। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग इनके साथ आएंगे? क्या पीडीपी के कुछ लोग इनके साथ आएंगे? क्या इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी पार्टी में आएंगे? और एक बड़ा सवालिया निशान इनके ऊपर ये है कि इनकी जितनी भी रैलियां हैं वो या तो ये अपने पैशन, डोडा आपका पैशन है, आप वहां कर रहे हैं। आप सांबा में कोई रैली नहीं कर रहे, मढ़ में कोई रैली नहीं कर रहे, गजनसू में कोई रैली नहीं कर रहे, आप अखनूर में कोई रैली नहीं कर रहे, गांधीनगर में कोई बड़ी रैली नहीं कर रहे। चुनाव अगर आपने जम्मू कश्मीर में लड़ने हैं और पार्टी आपने डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए बनाई है, तो फिर इस समय लग तो ये रहा है कि आप एक तो चिनाब बेल्ट में आपकी प्रेजेंस है, और चिनाब बेल्ट के बाद आपकी प्रेजेंस साउथ कश्मीर में, और उसके बाद आप नॉर्थ कश्मीर गए। सेंट्रल कश्मीर में अभी जब जाएंगे तो हम देखते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग टूट के इनके साथ आएंगे। जब ये सब होगा विनोद जी, उसके बाद लगेगा कि गुलाम नबी आजाद चुनौती दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को। अभी तक केवल मात्र 2 लोगों तक सीमित है इनकी पार्टी, जो 2 लोग चुनाव जीत सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है चुनाव जीतने की। बाकी जितने भी लोग इनकी पार्टी में हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रतिद्वंद्वी तो हैं, लेकिन आप कहेंगे कि मजबूत प्रतिद्वंद्वी है, नंबर 2 है, नंबर 1 है, ऐसा नहीं। किन 2 लीडर्स का आप नाम ले रहे हैं कि जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो जीत सकते हैं? देखिए जीएम सरूड़ी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जीएम सरूड़ी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इंदरवाल, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% वोटर जो है वो सज्जाद किचलू की कॉन्स्टिट्यूंसी का है। सज्जाद किचलू ने भी चुनाव वहीं से लड़ने हैं। तो लेकिन सरूड़ी कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं अच्छी पोजीशन में। और उसके बाद फिर गुलाम नबी आजाद खुद, अगर वो डोडा 52 से चुनाव लड़ेंगे, जहां के बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव वहां से लड़ सकते हैं, तो नंबर 2 पे वो है। उसके बाद अब आप गिनती करिए, ताराचंद की कॉन्स्टिट्यूंसी वो खौड़ से लड़ेंगे चुनाव,
या वो अखनूर से लड़ेंगे चुनाव, पहले उनको तय करना है। दोनों जगह पे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके मुकाबले में खड़े हैं। बलवान सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे वो एक सवालिया निशान है। जी 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 जी। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा और आगे चले, गारू राम की स्थिति अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। उसके बाद उनके साथ हाजी अमीन, अच्छा उसके बाद जो है मोहम्मद अमीन भट्ट हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी को भी इस तरीके से काटा गया है कि मोहम्मद अमीन भट्ट की आधी कॉन्स्टिट्यूंसी साउथ कश्मीर में है और आधी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी और जगह है। हाजी अब्दुल रशीद सोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगी और अपनी पार्टी भी होगी। उसके बाद इनकी पार्टी में बाकी जितने भी लोग आए हुए हैं, ये तो मैं नेताओं को गिन रहा हूं। अब तारा, जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े चेहरे कौन से हैं, बलवान सिंह, ताराचंद, अच्छा उसके बाद डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा बिलावर में है। तो आप कहें बिलावर में वो हैंड्स अप मतलब हैंड्स डाउन जीत है उनकी, ऐसा तो नहीं है। आप भी जानते हैं बिलावर में बीजेपी मजबूत है, बिलावर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस है, बिलावर में कांग्रेस भी है, तीनों पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर अगर जब आप स्थिति देखते हैं तो आपको पता चलता है कि गुलाम नबी आजाद ने लोग तो इकट्ठे किए हैं, लेकिन वो कोई मोदी जैसी वेव चला जाए तो हो सकता है कमाल हो जाए। ऐसा साहिल जी, एक बिलो बेल्ट खेला जा रहा है, जो वकार रसूल को ये कहा जा रहा है कि फ्रूटी बेचते थे, या फिर ये कहा जाता है कि वो कुक थे। ये बिलो बेल्ट सियासत है। हाँ, मैं विनोद जी, मैं इसका जवाब आपको इसके मैं बात दूंगा। पहले मैं जो बात कहना चाहता हूं, जो जुनेद भाई ने जो पूरा विश्लेषण किया, मैं उस विश्लेषण पे कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि वो जो उनका वेस्टर्न है या जो साउथ कश्मीर की बात की या उन एरियाज की बात की जहां पर आजाद साहब जो रैलियां कर रहे हैं, इसमें मैं एक चीज को और जोड़ना चाहता हूं कि उन्होंने बात की कि जम्मू की सीट्स पे या सांबा की बात की, कठुआ की बात की, बिलावर की बात की, जम्मू रूरल की बात की। ये टारगेट आजाद साहब को मिला ही नहीं है। मैंने पिछली बार भी डिबेट में ये बात विनोद जी आपको कही थी कि जब दिल्ली में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, साहिल जी आपकी आवाज कट रही है। साहिल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बार बार कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दिल्ली का तीसरा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है गुलाम नबी। देखो, कांग्रेस ने, मोदी जी ने गलत नारा नहीं मारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और मोदी जी ने नारा मारा और कांग्रेस ने उसका ठेका ले लिया, और उनके लीडरों ने उनका ठेका ले लिया कि उनने हाँ कांग्रेस को मुक्त भारत बनाना है। तो यही जो चीजें, यही स्टेटमेंट है जो सामने हमारे आ रही हैं, ये वाज़ेह करती हैं कि वाकई वो कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जुनैद साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं भी बात डीप नॉलेज रखते हैं जर्नलिज्म के लिहाज से और पॉलिटिक्स के लिहाज से, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को लेकर काफी गहराई रखते हैं ये। मैं एक तो इस बात को यहाँ पे जो उन्होंने फ्रीडम वाली बात कही और आजाद वाली बात कही, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है उसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन थी वो आजाद साहब ने डेमोक्रेटिक आजाद और तो दोनों वर्ड्स का पूरे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी और सामने लाई, और इसको तो कोई भी चीज जो है ऐसे नामों को मिसयूज करे या यूज करे, ये तो एक बात है ऐसी कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को सही या गलत यूज कर सकता है, लेकिन गलत आदमी के साथ हमारे आजाद साहब जैसी शख्सियत को जोड़ना, मुझे लगता नहीं कि ये सहनशीलता होगी। इसको बड़ा उस तरीके से इसको बड़ा, लेकिन ये उस लिहाज से है। दूसरी बात ये रही कि आजाद साहब ने जब पहले आए थे तो उन्होंने सीधा जम्मू शहर के अंदर, यानी कि सैनिक कॉलोनी के अंदर उन्होंने अपना पहला जलसा किया था, और उन्होंने सिर्फ पहला विजिट किया अपने लोगों से और लीडरों से मिलने के लिए, इसीलिए वो जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में जाके वो मिल के आए। आज तो पार्टी की जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है, नाम की अनाउंसमेंट जो आज हुई है, इसके बाद जो है आपकी जो पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो हैंस फोर्थ शुरू होंगी, ना तो वो रिट्रोस्पेक्टिवली शुरू हो सकती है, हैंस फोर्थ उन एक्टिविटीज ने शुरू होना है। और नहीं एडवोकेट साहब, नहीं होगी यहाँ पे। जितने भी लीडर्स की, लेफ्ट राइट लीडर्स की आप बात कर रहे हो, जितने भी आपका है, ये रियासत जम्मू और कश्मीर के सीनियर लीडरान हैं जो आजाद साहब के साथ खड़े होकर, जिन्होंने एक नई सोच जो है, आजाद साहब की सोच को जो है, जो नई सोच आजाद साहब जम्मू कश्मीर में लेके आए हैं, उस सोच के साथ इन्होंने अपना साथ जो है समर्थन दिया है और आजाद साहब की उस सोच के साथ खड़े हुए हैं। अभी हम लोग इस वक्त
किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को या किसी इलेक्शन को कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये अभी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। अभी पार्टी लॉन्च हुई है, अभी इलेक्शन अनाउंस होने हैं। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कौन सा कैंडिडेट कहां से लॉन्च किया जाएगा, कहां से किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा आएगा, कश्मीर से कौन कौन से आएंगे, ये तो अभी बात की बात है। अभी तो पार्टी का फॉर्मल नेम जो है वो सामने आया है। अभी तो पार्टी के पूरे जो कमेटीज हैं, पॉलिटिकल अफेयर, दूसरी वो सारी चीजें अभी बाकी हैं, वो सब आनी है। अलबत्ता एक आश्वासन मैं आपको दे के चलता हूं कि रियासत जम्मू और कश्मीर की ये नई सूबा, जो आज ये नई सूबा है, इसको इंशाल्लाह आप एक बेहतर प्रोस्पेक्ट में पाओगे। और जो चीज आजाद साहब ने पेश नजर रखी है लोगों के सामने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उससे आया होता है कि रियासत जम्मू और कश्मीर में जो लोगों ने गुमराही का ठेका लेके रखा हुआ था और जिन पॉलिटिकल पार्टी आप ही ने लेके रखा हुआ था, वो गुमराही जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और रुक गई हुई है लोगों को। बात करते हैं, फिर जुनैद हाशमी जी के पास चलेंगे। साहिल जी। हाँ विनोद जी, मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं ये बात कर रहा था कि मैं जुनैद भाई की बात में ही एड ऑन कर रहा था कि जब दिल्ली में मीडिया से मुखातिब हुए जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, तो मीडिया ने सवाल पूछा कि आजाद साहब आप तो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप जो है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी की बी टीम के रूप में वहां जाकर काम कर रहे हैं और जो सेकुलर वोट है उनको डिवाइड करने के लिए आप वहां जा रहे हैं। तो आजाद साहब का ये जवाब था कि भाई जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझता है वो ये जानता है कि मैं ना बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट बढ़ा सकता हूं, ना बीजेपी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट बढ़ा सकती है। विनोद जी, ये कोई छोटा बयान नहीं था। इस बयान ने बता दिया कि आजाद साहब का मनसूबा और किस प्लान के तहत आजाद साहब को जम्मू कश्मीर में भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जो जुनैद भाई ने बात की, जो 30 हिंदू डोमिनेटेड सीट्स हैं, उन सीट्स पर गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। ये पूरा जो प्लान है, ये डिक्सन प्लान है। ये डिक्सन प्लान के तहत आजाद साहब को जो है वो यहां भेजा जा रहा है कि किस तरह से वोटों का बिखराव हो, किस तरह चुनाव के अंदर जो है जो पहले लग रहा था कि कांग्रेस वहां जीतेगी, किस तरह से वहां वोटों का बिखराव हो ताकि भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा हो, किस तरह से पीर पंजाल के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की एकजुटता है, जो पोलराइजेशन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, किस तरह से उसको रोका जाए, किस तरह से कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और कांग्रेस का भी जो प्रेजेंस था, किस तरह से वहां कश्मीरियों के वोटों में भी बिखराव हो, उस चीज का मोहरा बनकर जो है वो आजाद साहब यहां आ रहे हैं। ये सीधा और स्पष्ट है। जो जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो राजनीतिक समझ रखने वाला शख्स है, इसकी मैं विनोद जी सुनिए मेरी बात, इसको मैं आप एग्जांपल के साथ आपको कहना चाहता हूं। आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, हमारे बड़े भाई जुनैद साहब यहां बैठे हुए हैं, वो चीजों के ऊपर बड़ा बारीकी रिसर्च करते हैं। आप भी बड़े जो है वो छोटी आप वरिष्ठ पत्रकार, आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद साहब का एक इंटरव्यू हुआ, पूरा विपक्ष जम्मू कश्मीर का, हेलो जी, पूरा नहीं, मैं एक बात अपनी कंप्लीट कर दूं कि पूरा विपक्ष जम्मू कश्मीर का वो डिलिमिटेशन कमीशन के विरोध में था। वो ये कह रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये तो नागपुर बेस्ड रिपोर्ट है, लगता है कि नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में बनाकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो तब आते हैं हमारे गुलाम नबी आजाद साहब बाहर और बड़े ही अच्छे ढंग से, पुराने सियासतदान है, चीजों को बड़ा अच्छा समझते हैं, और वो गुलिस्तान चैनल के उस इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ा गुमराह कर दिया, और क्लीन चिट देने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारे आदरणीय साहिल भाई जुनैद जी से जानना चाहते हैं। जुनैद जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, द स्टेट लाइन के एडिटर इन चीफ है। जुनैद भाई, एक तो गुलाम नबी आजाद का नई पार्टी बनाना और 45 ईयर तक कांग्रेस में एक बड़े पदों पर रहना, ये किस तरीके से आप देखते हैं? दूसरी बड़ी बात यह है कि वाकई में ये केंद्र सरकार का प्लान है, तीसरा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। विनोद जी, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के मामले में एक बात हम सबको मान के चलनी चाहिए। जाहिद भाई बैठे हैं, साहिल है, एक बात हमको मान के चलनी चाहिए कि यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत पहले एक बयान दिया था, आपको याद भी होगा। उन्होंने कहा था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिल्ली। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि आपको दिल्ली की साइड पे जम्मू कश्मीर में होना जरूरी है। उसका कारण है, एक बॉर्डर पर आपके पाकिस्तान है,
एक बॉर्डर पर आपके चाइना है, हालांकि आज लद्दाख अलग है हमसे, लेकिन चाइना जाहिर सी बात है पुरानी जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। दो दुश्मन आपके दो बॉर्डर्स पर हैं, उसके बाद अंदर आतंकवाद है, अलगाववाद है, ये सारी दिक्कतें और परेशानियां। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एवरीवन वुड लाइक टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिल्ली। कोई भी आदमी दिल्ली को नाराज करके जम्मू कश्मीर में राजनीति नहीं कर सकता, ये एक सच्चाई है। कोई आज कहते हैं जनाब हम नाराज करेंगे, कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी आप जानते हैं आज तो कांग्रेस की सरकारें दिल्ली को नाराज नहीं करती, तो जम्मू कश्मीर की तो बात छोड़। तो एक बात गुलाम नबी आजाद को लेकर ये जरूर कही जा सकती है कि गुलाम नबी आजाद एक बहुत बड़े लीडर हैं। इस बड़े लीडर को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि भाई इसको टास्क दिया गया और कहा गया भाई जम्मू कश्मीर चला जाओ ना। आप यूं कह सकते हैं कि नई दिल्ली को ये लगा कि भाई जितने भी अरेंजमेंट हमने जम्मू कश्मीर में किए, इन अरेंजमेंटों में कोई भी अरेंजमेंट कामयाब नजर नहीं आ रहा है। बेहतर है कि किसी ऐसे अरेंजमेंट के साथ जाएं जो एक बड़ा चेहरा हो, जिसकी बड़ी पहचान हो, और सिर्फ इतना ही ना हो जिसका जम्मू कश्मीर में कोई इतिहास भी हो। गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर में अपना एक इतिहास है। एक सच्चाई गुलाम नबी आजाद के साथ चलती है कि उनके 2.5 साल 2 साल 8 महीने के कालखंड में पुलिस के खिलाफ इंक्वायरियां ऑर्डर हुई। उनके टाइम में वो कब्रें खोली गई जम्मू कश्मीर में। उनके टाइम में फेक एनकाउंटर्स में इंक्वायरियां हुई। ट्रिपल शिफ्ट में हम लोगों ने काम होते हुए देखा। ये सब कुछ गुलाम नबी आजाद को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन गुलाम नबी आजाद 2008 में जम्मू कश्मीर छोड़कर चले गए हैं और वापस आए हैं 2022 में। और इन 14 सालों के कालखंड में विनोद जी, जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। जिस बीजेपी के पास 8 से 12 सीटों के अलावा कहीं कार्यकर्ता नहीं होता था, आज उस भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू कश्मीर के कोने कोने में कार्यकर्ता है। और आज स्थिति यह है कि करना की सीट जीतने की पोजीशन में आज भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी खाते में नहीं हुआ करती थी। तो बीजेपी का मजबूत होना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में लोगों का 370 के बाद में होना, और अन्य कई और फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर आए हैं। अगर कोई वेव चला पाए वो, तो फिर तो जाहिर सी बात वो डिसेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी वेव को वो रिप्रेजेंट चला नहीं पाए, अगर किसी तरह की कोई हवा उनके हक में नहीं चली, और अब एक और चीज देखिए, जाहिद साहब मेरे साथ एग्री करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जल्द ही पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस देने वाली है। ये खबर आम है, आपको भी पता है, मुझे भी पता, सब लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हाँ जी पहाड़ी स्टेटस मिलने वाला है। अगर उनको पहाड़ी मिल गया तो बताइए, पहाड़ी लोगों को एसटी मिल गया तो बताइए राजौरी पुंछ में गुलाम नबी आजाद क्या करेंगे? आपने लिमिट कर दिया गुलाम नबी आजाद को। इसका मतलब यह है कि गुलाम नबी आजाद आए तो बड़े गाजे बाजे के साथ हैं, मगर कोई बड़ा इनकलाब जम्मू कश्मीर में ला पाएंगे इसकी मुझे आशंका बड़ी कम लग रही है। और वन मस्ट एडमिट वेरी फ्रैंकली, गुलाम नबी आजाद इवन इफ ही डिनाइज इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिल्ली, और वो राइट साइड ऑफ दिल्ली होना उनकी मजबूरी है। वो हर पार्टी की स्थिति जम्मू कश्मीर में यही रहती है। विनोद जी, जानना चाहूंगा कि कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगाती आ रही है कि कांग्रेस का ये बार बार कहना है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, भारतीय जनता पार्टी को और पावरफुल बनाने के लिए काम किया, ये कांग्रेस का आरोप है। जाहिद भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? विनोद जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस का ये आरोप है कि कांग्रेस में रहकर के गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी को मजबूत बनाने का काम किया है। मैंने आपसे पहले मोदी जी ने गलत नारा नहीं मारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस के जो हालात और हरकत थे ना, तो उनके लीडरों के हालात और हरकत थे, वो इसकी तरफ दर्शाना शुरू हो गए थे कि हम वही काम करना है जो तुम्हारा नारा है। तो मैं आपको उसकी तरफ कांग्रेस की बाकी कांग्रेस, क्योंकि अब जो आप लेटेस्ट देख लो जो इनका राजस्थान का सिस्टम है, 80 लोग तो जाके वो, अरे यार हमारी छोड़ो, आप अपने बारे में सोचो। ये अगर आजाद साहब की बात उन्होंने मानी होती, इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रॉपर लाया होता तो आज इनकी ये हालत नहीं होनी थी। खैर, इनको तो डिस्कस आजाद साहब 40 साल नॉमिनेशन की सारी राजनीति करते रहे।
जुनैद साहब की बात से मैं बहुत सारी चीजों से मैं सहमत हूँ। और गुलाम नबी आजाद साहब वो चेहरा और वो शख्सियत है और वो उस नेचर का लीडर है जो जिसके लिए ये सब बातें करना ये हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि पेड़ के तने को जाके पत्थर मारने की बात आ गई। तो मड स्लिंगिंग जो है दिस इज नॉट, क्योंकि कांग्रेस के पास अब कोई इशू नहीं बचा है कि किस इशू पे वो बात करे, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे उनके पास कोई ऐसा इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो बस मड स्लिंगिंग की बात करेंगे। इसी तरीके से वो आगे आकर वो ऐसी बातें जो उनको शोभा देती है चलो वो करते रहे क्योंकि उनका अपना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुलाम नबी आजाद साहब वाहिद एक शख्सियत है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जिसने रियासत जम्मू कश्मीर को इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात की थी, ऑल सेक्शंस को साथ लेकर चलने की बात की थी, ऑल सेक्शन के लिए काम करने की बात की थी, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो लद्दाख हो। और जिस तरीके से उन्होंने बात की वो आपके सामने जो है जुनैद साहब ने वो ब्यौरा आपके सामने पेश किया। एक सीनियर जर्नलिस्ट के मुंह से अगर ये बात आती है, सामने आती है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। दूसरी बात ये रही कि आजाद साहब ने हमेशा जो दबा कुचला तबका है उसके उभरने की, उसको आठ पार करने की कोशिश की। और मुझे खुशी की बात है कि जब 2002 में गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस को वापस पावर में लाया तो पीडीपी के साथ हमारी सरकार बनी और उस वक्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। और उस प्रोग्राम को, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को, अगर आजाद साहब के उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आप पढ़ेंगे पूरे तरीके से, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मुझे खुशी है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने उस वक्त पहाड़ियों के हमारे इस मुद्दे को और शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो पहाड़ियों का एक बड़ा दरीना और जेन्युइन डिमांड थी उसको उन्होंने सामने रखा। और बल्कि वहां पे भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की उस रिकमेंडेशन में भी उन्होंने सामने रखा। और आज जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, जिन चीजों पे आज हम चलने वाले हैं या चल रहे हैं आगे, ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबी तवील जो है एक्सरसाइज होती है। और आप उम्मीद रखें कि जो गुलाम नबी आजाद साहब की जो आज रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के अंदर वो खुशी की लहर, वो उम्मीद दोबारा जाग गई है, जो उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जिनके जज्बात के साथ, जिनके विश्वास के साथ इन पार्टियों ने खेला है, इन लीडरों ने खेला है, आज वो आपके सामने आगे के लोगों का विश्वास भी जाग गया, उम्मीदें भी जाग गई। नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, आज रियासत जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब सामने आए हैं, आने वाले चंद दिनों में, आप महीनों की बात में चंद दिनों लेना कितनी तब्दीली। ऐसा लगता है कि बौखलाहट में है कांग्रेस टूट गई है, गुलाम नबी आजाद के साथ सारे लोग चले गए, इसलिए आप इतना रिएक्ट कर रहे हैं कांग्रेस। नहीं विनोद जी, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि जुनैद साहब बात कर रहे थे, जुनैद साहब ने अपनी बात में ही मेरी बात को जो है वो सही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने ये समझा, दिल्ली ने यहां प्रयोग कर लिए, दिल्ली की राइट डायरेक्शन में ही आपको होना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये शख्स है, ये शख्स जो बिल्कुल सही है, जिसका एक बड़ा जो पीछे जो है वो काम का एक इतिहास है। तो अपनी ही बातों में उन्होंने बता दिया कि दिल्ली का कहीं ना कहीं जो है वो हाथ जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब के पीछे है। मैं इससे ज्यादा तो मैं अब नहीं अब कुछ कहूंगा, ये यहां से ही कई बातें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अब वो जुनैद साहब यहाँ है नहीं है, तो वरना मैं आगे और भी बात करता। मैं बात करूंगा विनोद जी, आपकी जो बात करूंगा, ये जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं, ये बड़ी बात कर रहे हैं कि जो पहाड़ियों को ये दिया वो दिया। कल ही भैया आपके पहाड़ी समाज की वहां मीटिंग हुई है और वहां जब सारे जो आपके पहाड़ी लीडर्स बैठे हुए थे और मुश्ताक बुखारी साहब जो बैठे हुए थे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अब जो रिजाइन कर दिया है, उन्होंने कहा कि मेरे तो रिश्तेदारी भी आजाद साहब से थी, लेकिन मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि आपने जो पहाड़ी रिजर्वेशन की देने में जो बीच में जो सबसे बड़ा कोई रुकावट जो थी वो गुलाम नबी आजाद साहब था। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये आप ही के समाज के जो बड़े लीडर्स थे, ये कल उनके शब्द सुनने का मजा रखिए ना, अब सुनने का मजा रखिए, अब सुनने का मजा रखिए। दूसरा मैं आता हूं, ये पूरी तरह से एक्सपोज है, इन्होंने सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर को एज ए पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह या जम्मू कश्मीर में आया करते थे और जम्मू कश्मीर में जो एक अच्छी फिजा है, जो एक अच्छी हवा है, उसका जो है आनंद लिया करते थे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि राजनीति का स्तर जो है वो बड़ा गिर गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस छोड़कर गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, कभी हमारे अध्यक्ष के बारे में गलत बात करते हैं, कभी हमारे पूर्व अध्यक्ष के बारे में गलत बात करते हैं, कभी उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, कभी उनके काम करने के तरीके का सवाल उठाते हैं।
हमें फक्र है कि हमारे पास गुलाम अहमद मीर, जिसने 1982 में कश्मीर छोड़ा और जिसने जम्मू कश्मीर से अमेठी तक का सफर तय किया, जो एक छोटे से वर्कर से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। हमें फक्र है कि आज हमारे पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर वो शख्स विराजमान है जिसने एक डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का सफर तय किया। अरे हमारे पास वो लोग नहीं है जो मेडिकल के एग्जाम में अपनी बेटियों को बिठाया करते थे, जो जानवरों का व्यापार करते हैं, जिनके ऊपर एनआईए की चार्जेस है। हमें फक्र है कि हमारे पास जो लोग हैं जो भारत माता की जय कहते हैं, जो हर एक तबके को जो है वो उनके हकों की बात करते हैं। हमें फक्र है कि हमारे पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद पर वकार रसूल साहब जैसा, जिसने जमीन से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का सफर तय किया है, ऐसा अध्यक्ष है। हमारे पास कोई एनआईए की चार्जेस में फंसा हुआ कोई कार्यकर्ता नहीं है। हमारे पास वो लोग नहीं है जो अपनी बेटी के एग्जाम में किसी और को बिठा देते थे। हमारे पास वो लोग नहीं है एडवोकेट साहब, सुनने का मादा रखिए, इसलिए मैंने कहा था मुझे उंगली मत कीजिए, फिर जब मैं बोलता हूँ तो फिर आप जैसे लोगों को परेशानी होती है। हमारे पास वो लोग नहीं है जो तन्ने से जानवरों का जो है वो व्यापार करते थे, जो जानवरों की बलि लेते थे। हमारे पास वो लोग नहीं है जिनके ऊपर चोरी के आरोप है। हमारे पास वो लोग नहीं है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। हमारे पास वो लोग नहीं है जिनके भ्रष्टाचार को आजाद साहब बचाते थे। इसलिए एक साफ सुथरी कांग्रेस बनाएंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। यही गुलाम नबी आजाद साहब थे जो 30 साल से पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए रोड़ा बने हुए थे। आज आप ही की बिरादरी के लोग कह रहे हैं जाइए पहले उनकी सुनिए। अब इंसान आपके पास यही चीज रही ना, आपने नहीं पढ़ा। मैंने इसलिए कहा करके पेश करना। सुनने का वादा रखिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं बात नहीं कर रहा था। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आपको बताते चले कि गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का नाम घोषित कर दिया है, आज सार्वजनिक कर दिया है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है और इन्होंने कहा है कि 50% सीटें टिकट जो होंगी वो फीमेल्स के लिए और यूथ के लिए रखी जाएंगी। धन्यवाद।